विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 और विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय चल रहा है हमारा 5 लोकतंत्र। और लोकतंत्र में हम पढ़ चुके हैं रूप प्रकार, ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण पढ़ें तो एक और वर्ग जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारण माना है, तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके गुण और दोषों का अध्ययन जरूर करें। लोकतंत्र के गुण देखो क्या क्या है। लोकतंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जनता चुनती है, फिर प्रतिनिधि काम करते हैं। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीते हैं। आपको पता है ना, चुनाव जब आते हैं तो नेता कितने कितने बड़े भाषण करते हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और उन्हें विषय में पुनः चुनाव लड़ना होता है, इसलिए वो काम भी करते हैं। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होती है ना। अगर जनता का काम नहीं किया तो अगले 5 सालों में जनता फिर आएगी और दूसरे को चुनेगी। आती है ना। कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधन और आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लॉवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावनाओं को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण समस्याओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता और सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास भी करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु उसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता है। मील के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति से एकदम विपरीत है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का क्या होता है? हक होता है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है ना योग्यता के अनुसार, और कोई भी वोट डाल सकता है जिसका आपको पता है मतदाता सूची में नाम होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम रहती है। ठीक है, तो हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और नेता लोग आते हैं ना, हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, उन्होंने वो कर दिया, हम ये करेंगे, और सारा आता है। और लोक क्रांति यानी लोग सरकार के विरुद्ध नहीं जाते हैं, अगर थोड़ा वो जाते हैं तो सरकार उनका काम करती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता और स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता और विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है
और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करवाती है। कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता, अपितु इनका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ विचार व कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है। संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाकारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है। वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम सदा पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। होती है ना, हमारा देश जब भी पाकिस्तान चीन पर हमले की तैयारी या कुछ होता है तो पूरा देश, कोई भी घटना हमारे देश में घटित तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। ये देखा होगा आपने, कोई हत्याकांड हो जाता है या कोई शहीदों के विरुद्ध होना हुआ था, बहुत होता है ना। विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों ने समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। इसका कारण यह है कि ये शासन प्रणालियां सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति और विस्तारवाद में विश्वास करती है, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता और समझौते द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, लोकतंत्र के गुण बताइए। तो आप ये 12 गुण बताओगे। पहले तो इनको लिख लिख के याद करने पॉइंट। सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। यह क्वेश्चन शायद 12 नहीं देंगे। वो क्वेश्चन क्या आएगा, लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों का वर्णन कीजिए, लोकतंत्र के किन्हीं 5 गुणों का वर्णन कीजिए। इतना ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो 12 याद होंगे ना, तब आप बढ़िया तरीके से 4 या 5 लिख सकते हो। क्वेश्चन आएगा, लोकतंत्र के किन्हीं 5 गुणों का या 6 गुणों का उल्लेख कीजिए। याद रखना, ठीक है। 12 के 12 आपको याद करने हैं और 5 तो आपको पूरे बढ़िया तरीके से याद करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अगर गुण है तो दोष पक्के होते हैं। लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष हैं जिन्हें हम उसके विपक्ष में तर्क भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों और आवेगों से चालित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि वह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे कदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं ना। नेता लोग बड़े बड़े बहकाव करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, लेकिन वास्तविकता है कुछ और ही होती है, सिर्फ अपना घर भरते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते करते हैं ना। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भावपूर्ण भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति और प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है।
राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं। इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, कांग्रेस भाजपा की, भाजपा वाले दूसरे, और एक दूसरे पर। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों और अडंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए समय सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में और कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है, समय की भी बर्बादी होती है। अब कितना खर्चा लगता है पता है ना आपको चुनाव में। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा और व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की नष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इस प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्रीय धन और समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीले प्रणाली है, दूसरी ओर इनमें विकास की गति भी धीमी होती है, क्योंकि कोई विकास होने लगता है इतने में 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर चुनाव आ जाते हैं, फिर खर्चा लगता है, फिर चुनाव आ जाते हैं। जैसे गाँव में सरपंचों को देखा ना आपने। उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदान प्राप्त रुचि नहीं रखते। राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच में ही मतदाता भाग लेते हैं। लोग बहुत कम वोट डालते हैं। आप कभी भी न्यूज में देख लेना, आज 70% वोट हुए, आज 40% वोट हुए, आज 20% हुए, आज 80%। पूरे 100 तो होते नहीं, सारे लोग भाग लेते नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण समय जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते तो प्राय कम योग्य और अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुने लिए जाते हैं। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। इस प्रणाली में शीघ्र और गुप्त निर्णय संभव नहीं होते, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतंत्र और राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जाता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध और साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध और राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध दिख पड़ रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार की आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हितों में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवादी की सांठगांठ है और यह विश्व शांति के लिए खतरा है। तो ये हो गए इनके दोष। तो क्वेश्चन गुणों में आ सकता है, दोषों में से आ सकता है। पूछेगा 4 या 5, सारे नहीं पूछेगा। आपको याद सारे करने, लेकिन 5 बढ़िया तरीके से याद करना। वो पूछा 5 पूछ सकता है, ठीक है। तो इन गुणों व दोषों को याद करना। कल अपने पढ़ेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती है। इस पार्ट को हम क्लियर करेंगे कल, और उसके बाद में फिर देखना इंपॉर्टेंट चीज़ अपने जो खास है वो उसको बोर्ड पे आराम से पढ़ें।